Good morning, students. In the previous lecture, we discussed about international political environment. Now, we will discuss the next international business environment, and that is इंटरनेशनल कल्चरल इन्वायरमेंट. अब जो कल्चरल इन्वायरमेंट है इस पे हम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में जो इन्वायरमेंट के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं कल्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम डिस्कस करेंगे. तो अभी तक जो हमने देखा, अभी तक हमने तीन प्रकार के एनवायरनमेंट को स्टडी किया. नंबर वन, सबसे पहले हमने इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट स्टडी किया. उसके बाद में इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी हमने स्टडी किया. देन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल कल्चरल एनवायरनमेंट क्या होता है. ठीक है, मतलब जो एनवायरनमेंट के दो मेन एलिमेंट हमने देख लिए, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. नाउ वी विल डिस्कस द कल्चरल एनवायरनमेंट. तो कल्चरल एनवायरनमेंट में हमको स्टडी करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और किस प्रकार से वो इंटरनेशनल बिजनेस पर असर डालते हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरनेशनल जो कल्चरल एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं. जब हम कल्चर की बात करते हैं तो इसमें होता यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कंट्री है और ये एक दूसरी कंट्री है. तो इस कंट्री में और इस कंट्री में जो अलग अलग कल्चरल एक सेटअप होता है, एक माइंडसेट होता है, दो देशों में अलग अलग होता है. ठीक है, यहाँ पर कल्चरल सेटअप अलग रहेगा, मेरे देश में अलग है. और आप अगर सोच रहे हो कि मुझे यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है तो मुझे ये जानना ज़रूरी होगा कि यहाँ पर कल्चर क्या है, यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, यहाँ के लोगों का एटीट्यूड क्या है, यहाँ के लोगों कौन से रिलीजन, कौन सा धर्म को फॉलो करते हैं, वो धर्म को फॉलो करते समय कौन सी उनके लैंग्वेज होती है, क्या उनका कस्टम है, रेगुलर प्रैक्टिस क्या है इनकी. ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ये डील नहीं करोगे तब तक आप जो कल्चरल एक प्रकार की रिस्क होती है उसे आप ये नहीं कर सकते. अब उसमें हमको क्या स्टडी करना है. अब सबसे पहले कल्चर में क्या आता है. कल्चर में विजिबल मतलब जो आंखों से दिखता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन सा प्रकार का फूड लेते हैं, ये सब विजिबल चीज़ें हैं जो हमें दिख सकते हैं कि भाई इस प्रकार के लोग रहते हैं, ये इस प्रकार का कपड़े पहनते हैं, इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, इस प्रकार का खाना उनका है. और साथ में इनविजिबल फैक्टर मतलब जो दिखता नहीं है ना. तो ये दोनों कंबाइन करें तो हम उसका कह सकते हैं कल्चरल इन्वायरमेंट हम उन्हें स्टडी किया है. तो केवल किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, ठीक है, या किस प्रकार का खाना खाते हैं, ये जान लिया तो किसी देश का हमने कल्चर जान लिया, ऐसा नहीं होता. ये तो केवल ऊपरी चीज़ हो गया है. इट्स जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग. अगर हम बात कर रहे हैं कि कल्चर की बात कर रहे हैं और हमने केवल उनका ये देख लिया कि भाई किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन से खाना खाते हैं, तो इट इज़ जस्ट 10%. अगर हमको कल्चर जानना है तो उसके इनविजिबल जो फैक्टर्स होते हैं वो हमें जानना ज़रूरी है. तो इनविजिबल फैक्टर भी और विजिबल फैक्टर भी हम देखते हैं कि ये कल्चरल एनवायरनमेंट में हम क्या स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले एटीट्यूड, लोगों का एटीट्यूड क्या है. मतलब एटीट्यूड का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को, व्यक्ति को या घटना को देखने का एक पर्टिकुलर एक तरीका कौन सा है, वो कैसे किसी पर्टिकुलर घटना को देखते हैं, पर्टिकुलर कमोडिटी को देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एटीट्यूड. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बहुत सालों तक ऐसा था कि इम्पोर्टेड चीज़, कोई इम्पोर्टेड कमोडिटी है तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी, ऐसा एक माइंड में एक लोगों का एक एटीट्यूड था, एक सोच थी कि भाई ये इम्पोर्टेड है तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. हालांकि अभी आप देखोगे तो उस वैसी ही क्वालिटी के गुड्स इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होने लग गए हैं. लेकिन एक जो एटीट्यूड है अभी भी लोगों का कि इम्पोर्टेड है मतलब बहुत अच्छी उसकी क्वालिटी है करके, तो इस प्रकार से उस देश में क्या एटीट्यूड है वो मुझे जानना ज़रूरी है कि जिस देश में मुझे इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करना है. रिलीजन, कौन सा धर्म फॉलो करते हैं, ठीक है, कहीं हिंदूइज्म होगा, कहीं मुस्लिम कम्युनिटी होगा, कहीं क्रिश्चियन होगा, कहीं और होगा, तो वो किस प्रकार का कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हमें पता लगती है. जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू धर्म फॉलो हो रहा होगा तो कौन कौन सी कम्युनिटी की डिमांड होगी, मुस्लिम धर्म है तो कौन से प्रकार की किस प्रकार की कम्युनिटी डिमांड करेंगे, किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं. क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हिंदूज़ हैं या मुस्लिम है तो कपड़ों का थोड़ा सा जैसे ट्रेडिशनली से देखा जाए तो कुछ अलग कपड़े पहनने का तरीका हो जाता है. तो ये सब चीज़ें मैटर करती है. वही अगर कोई क्रिश्चियन होगा तो वो
कोट पैंट या अलग प्रकार के कपड़ों की डिमांड होगी। तो मेरा अगर कपड़ों का मेरा इंटरनेशनल बिजनेस में मेरे को स्टार्ट करना है, क्लोथिंग में अगर मेरे को जाना है, तो मुझे उनका रिलीजन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से मुझे क्लोथिंग मेरी मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। उसमें भी अगर रूरल, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो अर्बन अलग होता है, रूरल का में कपड़े पहनने का, ये सब चीज़ें स्टडी माइन्यूटली करना ज़रूरी है। देन लैंग्वेज, कौन सी भाषा बोलते हैं, जिस कंट्री के साथ में मुझे डील करना है वो कंट्री में कौन सी भाषा बोलते हैं, ठीक है, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ भी मुझे कम्युनिकेट करना है वो उन्हें जो भाषा समझती है वही लैंग्वेज मुझे बोलना पड़ेगा। अदरवाइज़ मुझे वो इतना सक्सेसफुल मेरा कैंपेन नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे एडवर्टाइजमेंट करना है मेरे प्रोडक्ट के बारे में, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि वहाँ पे कौन सी भाषा, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, वही लैंग्वेज में अगर मैं करूँगा तो वहाँ के लोगों को अपनापन लगेगा, प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से उन्हें समझेगा और सक्सेस रेट फ्यूचर में अच्छा रह सकता है। देन क्लोथिंग एंड फूड, किस प्रकार के क्लोथिंग पहनते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत वैरायटी है कपड़ों में। नॉर्थ इंडिया में अलग प्रकार के है, साउथ इंडिया में अलग है, रूरल इसमें अलग है, अर्बन इसमें अलग है। अर्बन इसमें भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है तो उसका क्लोथिंग का स्टाइल अलग होगा। देन फूड की हैबिट्स अलग होती है अलग अलग एरियाज़ में। जैसे इंडिया में फूड की हैबिट अलग है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा ग्रेवी का खाना ज़्यादा है। वही अगर वेस्टर्न कंट्री में जाओगे तो वहाँ पर थोड़ा सा अलग टेस्ट है। तो हर देश में टेस्ट अलग होता है। अगर मेरा फूड का इंटरनेशनल बिजनेस मुझे शुरू करना है, फूड में कुछ अगर मुझे करना है, तो उस देश में फूड का के बारे में क्या कल्चर है, फूड को कैसे लिया जाता है, ये जानना ज़रूरी है। तो अगर किसी को इंडिया में फूड के स्टार्ट करना है कोई बिज़नेस, तो उन्होंने ये सब स्टडी किया होगा कि भाई ये सब इस प्रकार के लोगों को तली हुई चीज़ें, मसालेदार चीज़ें लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उस प्रकार की चीज़ें उनको मैन्युफैक्चर या प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन वैल्यूज़ एंड बिलीफ, लोगों का मूल्य क्या है, लोगों का जीने का तरीका क्या है, लोगों का विश्वास किस चीज़ पर है, किस प्रकार से रहते हैं, ये भी चीज़ उस इंटरनेशनल बिजनेस को अफेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में वैल्यू ऐसी है कि बड़ों का आदर करना, कुछ भी अगर कोई कम्युनिटी अगर मुझे ख़रीदना है तो घर से मैं बड़ों को पहले पूछूंगा, उनकी राय लूँगा, फ्रेंड से मैं पूछूंगा, तो उसके बाद, तो इस प्रकार से वैल्यू सिस्टम है। एकदम से हम कोई वस्तु खरीदते नहीं हैं, तो उस पर, क्योंकि ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब मैं कोई चीज़ उसमें डील करूँगा तो मुझे उस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट कैंपेन बनाना पड़ेगा, उस प्रकार से वो गुड्स बनाना पड़ेगा, तो ही मुझे सक्सेस होगा। इतनी सारी जो पॉइंट्स है, जब मैं कल्चर में स्टडी करूँगा तो ही मेरा जो प्रोडक्ट है या मेरा जो इंटरनेशनल बिजनेस में मुझे कैंपेन करना है, बिजनेस करना है, वो सक्सेसफुल होगा। कस्टम मतलब एक हैबिट क्या है, लोगों की प्रैक्टिस क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में ऐसे एक कस्टम है कि भाई दिवाली के समय गिफ्ट खरीदना, तो ऑब्वियसली है कि कोई बाहर की कंपनी को अगर इंडिया में अगर कोई इन्वेस्ट करना है, कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो वो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बिक्री कब होती है, तो वो जानेंगे कि सबसे ज़्यादा बिक्री दिवाली के सीज़न के थोड़े से पहले होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुहूर्त पे खरीदते हैं, है ना, या इवन दिवाली पे भी अगर नहीं खरीदे तो मुहूर्त कौन सा अच्छा दिन है उसके हिसाब से खरीदते हैं। तो वो भी आप देखोगे, छोटे छोटे बिजनेसमैन ये भी देखते हैं कि कौन सा दिन अच्छा है, उस दिन पूरी तैयारी करके रखते हैं, है ना, जैसे दिवाली, दशहरा या कुछ ऐसे दिन हो, तो वहाँ पर वो लोगों का कस्टम कैसा है। तो वैसे ही मुझे फॉरेन कंट्री के साथ में अगर इंटरनेशनल मुझे ट्रेड करना है, तो वहाँ पे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन धर्म लोग को लोग ज़्यादा फॉलो करते होंगे, तो हो सकता है फिर लोग क्रिश्चियन के उनका जो क्रिसमस होती है तब लोग ज़्यादा खरीदते होंगे, उसके पहले जो लोग ज़्यादा खरीदते होंगे, न्यू ईयर में ज़्यादा खरीदते होंगे। तो उसके सब कहने का मतलब कि हर देश का कस्टम अलग होता है, उसको जानना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें अगर मैं स्टडी करता हूँ तो ही मैं कल्चरल इन्वायरमेंट को किसी देश के समझ पाऊँगा। देन अब ये सब जानने के बाद जो कल्चरल एक प्रकार का चैलेंज होता है उसको मैं कैसे मीट कर सकता हूँ, कैसे कम कर सकता हूँ, तो वो हमें स्टडी करना ज़रूरी है। क्योंकि जान लिया कि भाई कल्चर ऐसा ऐसा है, ये सफिशिएंट नहीं है। वो जानने के बाद आप उसमें क्या चेंजेस करेंगे अपने कंपनी के प्रोडक्ट में या पॉलिसीज़ में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कल्चरल जो चैलेंज है उसको दूर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन डेप्थ स्टडी करूँगा कल्चरल बैकग्राउंड की किसी भी देश में, क्योंकि कल्चरल इसमें जानना बहुत ज़रूरी है। कि प्रोडक्ट, जैसे आपने ध्यान में दिया होगा कि जैसे मिक्सर ग्राइंडर, आज से 25-30 साल बाद शायद मिक्सर ग्राइंडर किसी को पता भी नहीं था,
इतना पॉपुलर नहीं था, क्योंकि लोग वो पत्थर पे पीसते थे, चटनी वगैरह सब उसमें ही बनाते थे, क्योंकि तब उतना चलन नहीं था मशीनों का। लेकिन जो कंपनियों ने जब स्टार्ट किया तब उन्होंने एनालाइज़ किया कि भाई ये ग्राइंडर का भी उपयोग हो सकता है। और लेकिन वो ग्राइंडर वैसे नहीं होंगे जो वेस्टर्न कंट्री में होते, क्योंकि हमारे यहाँ पर हज़ारों प्रकार की ग्रेवी बनती है, हज़ारों प्रकार की चटनियाँ बनती है। तो उसके हिसाब से वो जो पॉट होते हैं उसमें उन्होंने चेंजेस किया। और आज आप देखोगे तो मिक्सर ग्राइंडर जो है ये आज के किचन का एक पार्ट है। आज पत्थर पे कोई पिसता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जाना कि भाई किस प्रकार के प्रोडक्ट लोगों को ज़्यादा उनकी यूटिलिटी रहेगी, तो उन्होंने कल्चर समझा, फूड का कल्चर, और उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट में चेंजेस किए, और वो प्रोडक्ट आज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लोगों के लाइफ का। देन अंडरस्टैंडिंग द एटीट्यूड एंड बिलीफ ऑफ द पीपल। लोगों का एटीट्यूड क्या है, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को देखने का, एक पर्टिकुलर कोई घटना घट जाती है, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को देखने का किसी व्यक्ति का नज़रिया क्या है, दैट इज़ कॉल्ड एज एटीट्यूड। और लोगों का बिलीफ क्या है कि भाई ये पर्टिकुलर कम्युनिटी अच्छी है या बुरी है। तो लोगों का, अब आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो लोगों का एटीट्यूड ऐसा है कि कम कीमत होनी चाहिए और क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लोगों का जो इन जनरल एक माइंडसेट ऐसा है कि कम कीमत में अच्छा होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कम में दम। जैसे कॉलेजियन स्टूडेंट के मुँह से सुनता हूँ मैं, कम में दम होना मतलब क्या, कि कम कीमत होना और उसमें दुनिया भर के बेनिफिट्स होना, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होना। तो इस प्रकार का एटीट्यूड है। और एक एटीट्यूड इंडिया में ट्रिपल आर, मतलब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसको रिपेयर मतलब रिपेयर करते रहना जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं होती। अभी भी इंडिया में ऐसा ही एक चलन है कि ट्रिपल आर, मतलब वो उसकी लाइफ हम बहुत उस वस्तु को इस्तेमाल करते हैं। वही अगर अमेरिकन कंट्री में भी ट्रिपल आर है, लेकिन वहाँ पर है रिप्लेस रिप्लेस रिप्लेस, मतलब वो चीज़ ख़राब हो गई तो उसको रिप्लेस कर देना, वो चीज़ ख़राब होगी फिर से उसको रिप्लेस करना, वो चीज़ ख़राब होगी फिर से रिप्लेस करना। कहने का मतलब कि अमेरिकन यूरोपियन कंट्री में रिपेयर का कंसेप्ट कम है, रिप्लेसमेंट का है। इंडिया में रिपेयर का कंसेप्ट ज़्यादा है। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि किस कंट्री के साथ में मैं डील कर रहा हूँ और वहाँ के लोगों का एटीट्यूड क्या है कम्युनिटीज़ के बारे में। तो उस देश के साथ में जब मैं उस देश के लिए जब कोई मैं कम्युनिटी बनाऊंगा तो उसके हिसाब से मेरे को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेज, ये सबसे मेन है कि आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट में हो, चाहे वो प्रोडक्ट में कोई पैकेजिंग के समय हो, लेबलिंग के समय हो, तो उससे बहुत सी कम्युनिकेशन हम अच्छे से कर सकते हैं। सपोर्ट फ्रॉम लोकल रिटेलर्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है, किसी देश का आम जो कंज्यूमर है, वो रिटेलर के पास ही ज़्यादा प्रेफर करता है। तो वहाँ से उनसे सपोर्ट लेना, उनको ज़्यादा डिस्काउंट देना, ज़्यादा उनके साथ में अंडरस्टैंडिंग करना, उनको डीलर प्रमोशन ये करना, तो ये सब चीज़ अगर करते हैं तो लोकल रिटेलर आपके जो प्रोडक्ट को सपोर्ट करेगा और आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। तो रिटेलर से भी सपोर्ट होना। देन ऑर्गेनाइजिंग इवेंट, हर देश के कल्चरल जब भी इवेंट्स होते हैं तो उसको स्पॉन्सर करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, लोगों को पता उसको कम्युनिकेट करना कि भाई ये हमारी ये कंपनी है। तो उसकी वजह से लोगों को आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, आपके सर्विसेज के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में पता लगेगा। तो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने से भी आप इनडायरेक्टली पॉपुलराइज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को या अपने कंपनी को, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह से लोगों को अपनी लाइफ का वो पार्ट लगने लगता है और फिर वो ज़्यादा रिटेलिएशन उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं करते। सो दिस इज़ अबाउट इंटरनेशनल कल्चरल चैलेंज। तो ये कल्चरल चैलेंज को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, तो इस प्रकार से हम कल्चरल चैलेंजेस को मीट कर सकते हैं।